यही बताओ 1000 का 250 ग्राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। यूपी स्टेट कांस्टेबल्स और अदर स्टेट कांस्टेबल, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समराइज एक आप कह सकते हैं लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सब तरह के कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चंस का कलेक्शन करके हम अपना एक जुनून बैच चला रहे हैं यूपीपी कांस्टेबल सीआरपीएफ ट्रेडमैन का, और जिसमें लगभग हर स्टेट के कांस्टेबल लेवल के मैथमेटिक्स का जो सेक्शन होता है उसके क्वेश्चंस और उस लेवल के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और एक मोटिवेशनल कोट की से रोज़ की तरह, दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं। जीवन में कोई व्यक्ति जो भी आज आपको सफल दिखता हो, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके जीवन में कभी समस्या ना आई हो और कभी बड़ी समस्या ना आई हो। बड़ी बड़ी समस्याओं को जो उसने सिचुएशन को जिसने हैंडल करना, कठिन समय को, कठिन परिस्थितियों को जिसने हैंडल करना सीख लिया, जिंदगी ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा, और जिंदगी के सफलता की सीढ़ियों को उसको चढ़ने से कभी नहीं रोका। आप जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की प्रक्रिया में होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मार्ग से भटकाने का प्रयास करती हैं। बस वहीं से संभलना है आपको और अपने लक्ष्य पे ही लगे रहना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन से कि 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण के अल्कोहल की मात्रा 12% रह जाए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है और समझने की कोशिश करिएगा कि 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 12% हो जाए। देखिए 20 लीटर क्या है, 20 लीटर, ये 20 लीटर अल्कोहल ये मिश्रण है, ठीक है। इसमें कितना है, 15% पानी है, 15% पानी है, इसका मतलब 3 लीटर पानी है। और यहां पे कितना हो गया, 17 लीटर आपका ये अल्कोहल हो गया और ये वाटर हो गया। कह रहे हैं कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 12% हो जाए। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। पानी मिला रहे हैं, अल्कोहल तो मिला नहीं रहे, लेकिन अल्कोहल का परसेंटेज जब पानी मिला रहे हैं तो अल्कोहल का परसेंटेज 15 से घट के 12 हो गया, यानी 12% बराबर 3 लीटर। तो 88%, अब बचा कितना पानी, तब 88%, यानी जो पानी 85 था वो कितना हो गया, 88 हो गया। तो अगर 12% 3 है, 12% 3 है तो 4% कितना है, 1 है। तो 88 कितना है, तो 88% कितना हो गया, 88% का मतलब 22 से गुणा है, ये 22 लीटर हो गया। यानी पहले पानी 17 लीटर था, अभी पानी 22 लीटर हो गया, तो कितना पानी मिलाया गया, 5 लीटर। कितना पानी मिलाया गया, 5 लीटर पानी और मिलाया गया। ये आपका पहला सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि 20 लीटर का कोई पानी और अल्कोहल का मिश्रण है जिसमें 3 लीटर एसिड है और 17 लीटर पानी है। कह रहे हैं कि इसमें कितना पानी मिला दें कि मात्रा जो अल्कोहल की है वो 15% से घट के 12% हो जाए। पानी ऐड हो रहा है, अल्कोहल ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए अल्कोहल रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस होके तो मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 3 लीटर का 3 लीटर रहेगा, लेकिन चूंकि पानी की मात्रा बढ़ जाएगी इसलिए अल्कोहल की प्रतिशतता कम हो जाएगी, शेयर कम हो जाएगा, हिस्सा कम हो जाएगा, और जो हिस्सा पहले 15% था अब वो हिस्सा 12% हो गया। मात्रा 12 का 3 का 3 लीटर रहेगा, तो ये 12% बराबर 3 लीटर। तो कह रहे हैं अब अगर ये अल्कोहल 12 हो गया तो पानी कितना बढ़ गया, 88 हो गया होगा, तभी 12 88 100 कंप्लीट, तो 100% है। तो अब अगर 4% अगर आप बात करिए तो 12 बराबर अगर ये 3 लीटर है तो 4% बराबर 4, 3 से भाग दे दो, 1 लीटर, और 4% बराबर 1 लीटर, तो 22 से गुणा कर दो, 88% बराबर 22 लीटर। पहले पानी 17 लीटर, अभी पानी 22 लीटर, यानी कुल मिला के 5 लीटर पानी मिलाया गया। ऑप्शन सी सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे, कोई दिक्कत
आगे बढ़ते हैं अगले दूसरे सवाल की तरफ। कह रहे कि एक वॉशिंग मशीन के मिलने पर हर साल 10% की कमी आती है। हाँ, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य पर हर साल 10% की कमी आती है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9,477 है। 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था? ठीक है, समझते हैं सवाल को। सवाल है, मान लिया 3 वर्ष पूर्व x% था मूल्य, 10% कम हुआ तो 90/100, फिर 10% कम हुआ तो 90/100, फिर 10% कम हुआ तो 90/100, और ये तीनों मिलके हो गया 9,477। तो x बराबर कितना हो गया? 9,477 गुणित 100 गुणित 100 गुणित 100 बटा 90 गुणित 90 गुणित 90। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 13,000। कर लीजिएगा, 1 2 3 0, इस 3 0 से खत्म हो जाएगा, और ये 9 9 81 और 1 700, 9 9 81 700, 9 9 81 729, 729 से ये 13 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा 13,000। इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 1300, ये गलत ऑप्शन है, ये 13,000 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक बार एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 76 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है, कितने सेकंड में पार करेगी? तो बात समझने की कोशिश करो दोस्त। कह रहे हैं कि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 76 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में यानी उसी दिशा में, समान दिशा में, यानी चालों का अंतर 16 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता है और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं ना दोस्त, इतनी बात तो क्लियर है आपको। देखो तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, दूरी हो गया 500। चाल की अगर आप बात करोगे तो 76 किमी प्रति घंटा ये और 16 किमी प्रति घंटा ये, यानी आपस में घट जाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो 76 माइनस 16 बराबर 60 kmph। तो 60 गुणित 5 बटा 18, 5 और गुणित 18, 0 0 से खत्म, 6 तिरिक 18, 5 10 50 और 10 तिहाई 30। 30 सेकेंड ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे आप इतना, यहां तक कोई दिक्कत? 30 सेकेंड आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ूं, अगला सवाल ध्यान देना। अगला सवाल है कि एक काम को ए और बी एक साथ, तो ये सवाल आप देखिएगा, एक अच्छा आसान सवाल है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा बस इसको लंबा बनाने की कोशिश की गई, लेंदी बनाने की कोशिश की गई। तो कहीं से घबराने की बात नहीं है, बस इसको टैकल कर लेना। अब देखो कैसे कितने आराम से क्वेश्चन टैकल होता है, बहुत इजीली टैकल हो जाएगा। देखो रिव्यू पेन, ठीक है। अब देखो यार इसमें दे क्या रहे हैं आपको, दे रहे हैं कि ए और बी एक काम को 6 दिन में कर लेते हैं, बी और सी 15 दिन में कर लेते हैं, तथा ए बी सी एक ये नहीं 5 दिन में कर लेते हैं। एक साथ काम करते हुए ए और सी उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे? ए और सी को कितना दिन लगेगा, यही निकालना है आपको। ध्यान देना, कह रहे हैं कि ए और बी
6 दिन। बी और सी 15 दिन, बी और सी 15 दिन, बी प्लस सी टेक्स 15 डेज और ए बी सी कितना दिन लेता है भाई? ए बी सी 5 दिन लेता है। तो पूछ रहे हैं कि ए और सी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, यही मामला है। अब देखो यार, कर क्या सकते हो आप, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। कैसे? देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करते हैं? 5 दिन में। ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं? 6 दिन में। एलसीएम 30, एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 6 और ए बी का एक दिन का काम 5। यानी अगर इसको कट करोगे, घटा दोगे, तो ए से खत्म, बी से खत्म, सी का एक दिन का काम 1 आ गया, सी का एक दिन का काम 1 हो गया, निकल गया। सी का एक दिन का काम 1 निकल गया। इसी तरीके से अब देखो यहां पे निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में, बी सी 15 दिन में, एलसीएम 15, इसका एक दिन का काम 3 और इसका एक दिन का काम 1। घटा दीजिए, बी से खत्म, सी से खत्म, ए का एक दिन का काम कितना आ गया? ए का एक दिन का काम आ जाएगा आपको ए बी सी 5, सॉरी, हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है दोस्त। सी का तो एक दिन का काम ठीक है, देखो यार, इसको ऐसे टैकल करना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेते हैं। देखो, सिंपल समझने की कोशिश करो। 5, 6 और 15, एलसीएम 30, कोई दिक्कत नहीं ना, एलसीएम 30, ठीक है, आराम से। ए बी का एक दिन का काम 5, बी सी का एक दिन का काम 15 दूनी 30 और ए बी सी का एक दिन का काम 6, ठीक। ये क्या हो गया? ये एक दिन का काम हो गया। क्या हो गया दोस्त? एक दिन का काम। क्या कह रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम? 6 काम। ए बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम। घटा दो तो ए बी से खत्म हो गया। सी का एक दिन का काम कितना आ गया? 1। फिर कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 6 और बी सी का एक दिन का काम 2। तो बी और सी खत्म हो गया। ए का एक दिन का काम कितना आ गया? 4। अब क्या कहने हैं? ए और सी मिलके, तो ए प्लस सी बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5। कितना काम हो गया एक दिन का? 5 काम हो गया, ठीक है। तो पूरा काम तीस बटा 5 बराबर 6 दिन, 30 बटा 5 बराबर 6 दिन में कर देंगे, ठीक है। सॉरी, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो, ए बी एक काम को 6 दिन में, ए प्लस बी एक काम को 6 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में और ए बी सी 5 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपको मिल जाएगा 30 पूरा काम है। ए प्लस बी का एक दिन का काम 5, बी प्लस सी का एक दिन का काम 2 और ए बी सी का एक दिन का काम 6, ठीक। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करते हैं और ए बी एक दिन में
5 काम करता है तो घटा देंगे तो सी का एक दिन का काम 1 और इसी तरह से ए का एक दिन का काम 4, यानी ए और सी का एक दिन का कुल काम कितना हो गया 5, यानी पूरा ए प्लस सी का काम 30/5 6 दिन। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत समस्या? ठीक। अगला सवाल है, एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है। एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% लाभ कमाता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर उसके लागत मूल्य में और बिक्री मूल्य दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए? तो बहुत सिंपल समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं कि उस वस्तु का सीपी कितना है, सीपी 100 है, तो दोस्त एसपी कितना हो जाएगा? 5% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 का सामान 105 में बेचेगा। कह रहे हैं बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 20%, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों 20% में वृद्धि हो जाती है? तो ये 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, और इसका 20% बढ़ने का मतलब 20% बढ़ने का क्या मतलब होता है? 20% बढ़ेगा इसका तो 105 गुणित 20%, 120/100 यानी 6/5, 5 21, 6 का 6 6 दूनी 12, 126, यानी 120 का सामान कितने में? 126 में बिक रहा है, यानी लाभ प्रतिशत 6/120 गुणित 100, 6 दूनी 12 20 और 20 पंजे 100, यानी कितना? 5%। लाभ इंस्टेंट 5% ही रह जाएगा। ये बात क्लियर है? यहां तक कोई तकलीफ है किसी को? नहीं है ना, कर लोगे, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया, एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया। अगर सामग्री के 3/4 भाग को, चलो ध्यान देना, एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया, अगर 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर और शेष को 20% के नुकसान पर बेचा तो सामग्री पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, मान लिया 600 रुपए की कोई सामग्री खरीदी गई, तो 600 रुपए का 3/4 का मतलब 15 45, 450। 3/4 कितना हो गया? 450, और बचा 1/4, ये कितना हो गया? 150। कह रहे हैं 3/4 हिस्सों को 10% लाभ पर बेचा गया, यानी अगर 10% लाभ पर, ये सीपी है दोस्त, ये सीपी का मामला है, ध्यान देना। अब बेच कैसे रहे हो? 450 वाले हिस्से को, यानी 3/4 जो था उसको 10% के प्रॉफिट पे, तो 45, 450 का 10% 45 जोड़ दिया तो 495 हो गया, 495, ध्यान दीजिएगा। $495 और 20% नुकसान का मतलब होता है 20 और 10 30, 120 में बेचा गया। अब आप जोड़ लो, विक्रय मूल्य कितना आ गया? 4 1 500, 500 1 615 रुपए, 615 रुपए। ये देखो क्या है, ये 600 रुपए का सीपी है दोस्त, 615 का एसपी है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 15/600 गुणित 100, 15, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2.5%। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ है, कोई दुख समस्या कष्ट? कर लोगे ना? 2.5% का प्रॉफिट है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक टी शर्ट 700 रुपए 50 रुपए में, एक टी शर्ट 750 रुपए में बेचकर राठी 25% लाभ कमाता है। 750 में बेचता है तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। अगर बिक्री में 4%, अगर बिक्री में 50% से कम हो जाता तो मुनाफा कितने प्रतिशत होता? ठीक है, समझो बात को। अगर बिक्री में अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाता, अगर बिक्री मूल्य है यहां पे
अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाता तो मुनाफा कितना प्रतिशत होता? देखो यार 750 में अगर 25% का प्रॉफिट है तो 125% बराबर 750 ना। 25 तिया 75 30 और 25 और 25 पच्चे 125 30। 20 से गुणा कर लोगे 20 पंजे 100 और 20 से इधर गुणा कर लोगे 600, यानी सीपी कितना हो गया 600। कोई दिक्कत नहीं ना। सीपी 600, कोई तकलीफ है? नहीं है भाई, कोई तकलीफ नहीं है। 600 हो गया सीपी। अब कह रहे हैं अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाए तो मुनाफा कितने प्रतिशत रह जाएगा? ठीक है, यदि बिक्री मूल्य 4% कम हो जाएगा यानी नया एसपी 750 गुणित 96/100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, ठीक। 4 दूनी 8, 24 चौका 96, 24 तिया 72, 720 हो जाएगा। अब 600 का सामान 720 में बिक रहा है तो प्रॉफिट, बात को समझ रहे हो? फिर से समझ लो। कह रहे हैं कि एक टी शर्ट 750 रुपए में बेचने पर 25% राठी को लाभ हो रहा था, यानी 125% मिल रहा था, तो 100% कितना हो गया 600, यही सीपी हो गया। कह रहा है कि अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाए यानी 750 से 96% हो जाए तो कितना हो जाएगा 720, ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 600 का सामान 720 में बिकने लगे तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 120/600 गुणित 100, 20%। अगला सवाल ध्यान देना, एकदम सिंपल सवाल है, समझ लेना। कह रहे हैं अंडर रूट, इस क्वेश्चन को ऐसे ही ले लो, अंडर रूट 256 1.6 प्लस 361 1.9 और प्लस ये हो जाएगा 24 4.9, तो 9 9 18, 18 6 24, ठीक। अच्छा प्लस नहीं है, गुणा है, ओह सॉरी, ये सब गुणा है, प्लस नहीं है, ध्यान देना, मिसप्रिंट है ये गुणा है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, ये सब गुणा है, तो 9 9 81, 1 और 6 से गुणा होगा 6, यानी इकाई अंक पे 6 आना है और 3 अंक, इकाई अंक पे 6 आना है, इकाई अंक पे 6 आना है और 3 अंक दशमलव लगना है। ये ऑप्शन ए सही है, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 9 9 81, 1 और फिर 6 से गुणा होगा तो 6, इकाई अंक पे तो 6 मिलना ही है, और 1 2 3 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव भी एकमात्र ऑप्शन में है, तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 8 कुर्सियों को 20% लाभ पर तथा 6 कुर्सियों को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह सभी 14 कुर्सियों को 12% लाभ पर बेचता तो उसका लाभ 442 रुपए कम हो जाता, प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान देना, ठीक है, प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो बात समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि एक दुकानदार 8 कुर्सी और फिर 6 कुर्सी, 14 कुर्सी का आंकड़ा दे रहे हैं। मान लेते हैं सीपी जो है वो पर कुर्सी 100 है, सीपी RS 100 पर चेयर है, ठीक है। तो 8 कुर्सियां हैं तो 800 की हो गई, और ये 6 कुर्सियां हैं तो 600 की हो गई। ये सीपी का मामला है दोस्त। कह रहे हैं अगर 8 को 12% के लाभ पर यानी 120 पे बेच दिया जाए, बारह 98 960, और इसको 10% के लाभ पर यानी 110/100 यानी 66 प्लस 600
यानी कुल 9 6 1500, 9 6 1500, एक 1620। कह रहा है यदि सबको 12% के लाभ पर बेचा, यानी 8 6 1400 को 1400 की कुर्सियां होती और सबको 12% के लाभ पर यानी 112/100 में बेचा जा रहा है, तो कितना हो रहा है 1568 रुपए। देखो एक एसपी ये मिला और दूसरा एसपी ये मिला। बात को समझने की कोशिश करो। कह रहे हैं कि एक कुर्सी को 800, एक दुकानदार 8 कुर्सियों को 20% लाभ पर और 6 कुर्सियों को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि सभी कुर्सियां 12% के लाभ पर बेचे तो उसका लाभ 442 रुपए कम हो जाता है। प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, समझो बात को। हमने ये मान लिया भैया कि हर कुर्सी 100 रुपए की थी, उसका क्रय मूल्य 100 रुपए निर्धारित था। तो 8 कुर्सियों का क्रय मूल्य 800, 12% का लाभ लेंगे 20% का, तो कितने में बेचेंगे? 960 में। और इधर 110%, 10% का लाभ लेंगे तो 660 में, यानी 1620 रुपए की कुर्सियां बिकेंगी। एक नंबर। दूसरा कह रहे हैं कि अगर 8 से 1400 कुल कुर्सियां 1400 की हो, उस पर 12% का लाभ ले लें तो 1568 में बेचेंगे और इन्हीं दोनों विक्रय मूल्यों के बीच उसको 442 रुपए की हानि हो रही है, यानी कि 1620 इधर और 1568 इधर। अब देखो 68 कितना हो गया? 2 5 52 का अंतर आया। यानी ये जो एसपी का अंतर 52 है, ये 52 बराबर कितना है? 52%। 52% बराबर है 442 के। तो सीपी 100% बराबर होगा दोस्त 442/52 गुणित 100, बराबर आ जाएगा आपको 850। यही आपके कुर्सी का मूल्य है। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है अगर, तो क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया होता है 1/2 विकर्ण का वर्ग। 1/2 विकर्ण का वर्ग यानी 28 गुणित 28, 14। ये बराबर हो जाएगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 17% लाभ कमाने हेतु उस वह वस्तुएं क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। देखो यार, इस सवाल को बहुत आराम से टैकल करने की कोशिश क्या करो। एक व्यापारी, एकदम हिट एंड ट्रायल, क्या कहते हैं इसको? हिट एंड ट्रायल, मतलब ऑप्शन से। एक व्यापारी एक वस्तु पर 10% की छूट देता है और 17% लाभ कमाने हेतु वस्तु के क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे। मान लीजिए सीपी 100 रुपए है, तो कितना मूल्य अंकित कर दे भैया? कितना मूल्य अंकित कर दे? यहां पे लिख लो, एसपी। मान लिया 30% अधिक मूल्य अंकित कर दिया तो 130 मूल्य अंकित कर दिया। 10% का डिस्काउंट दे दे तो कितने में बेचेगा? 13 कम कर देगा, प्लस 30%, तो प्लस 30 हो गया। और डिस्काउंट -10% कर दो तो -10% मतलब -13 हो गया, यानी कितने में बेच दिया? 117 में। तो ये 100 रुपए का सामान 117 रुपए में बिक गया, यानी उसे 70% लाभ मिल गया, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप टैकल कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 17% लाभ कमाता है, वह वस्तु क्रय मूल्य से कितने अधिक मूल्य पर अंकित करे। उस वस्तु का मूल्य वह क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे। ठीक है, ध्यान दीजिए।
क्रय मूल्य कितना है 100। मान लिया 30% मूल्य अधिक अंकित कर दिया, ऑप्शन उठा लिया पहला, तो 130 हो गया। 10% डिस्काउंट दे दिया तो 117 हो गया। लाभ भी हो गया ना 17%। 100 का सामान 117 में बिका तो प्रॉफिट कितना हो गया 17%। बस यही आंसर है आपका, यही 30% आपका आंसर है। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 11,002, ध्यान से देखिएगा, सवाल यहां 2 नहीं है। एक शहर की जनसंख्या 1100 है, 11,200 है, ठीक है। क्या है, 1 मिनट, इसको मैं बना देता हूं। बता रहे हैं कि एक शहर की जनसंख्या 11,200 11,200 है। पहले वर्ष 25% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 15% घटती है। सॉरी, पहले वर्ष 25% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 15% घटती है। 2 वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या क्या होगी? सिंपल सवाल है, 11,200। ठीक है, 11,200 गुणित 25% बढ़ती है तो 125/100 और गुणित 15% घटती है तो 85/100। ठीक, 0000 से खत्म। 25 25 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12, 23 बार गुणा कर लेंगे आप इसको तो ये मिल जाएगा 11,900। ठीक है, जनसंख्या 11,900 होगी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला सिंपल सा सवाल ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा में 50 क्या कह रहे हैं? किसी कक्षा की 50 लड़कियां, किसी कक्षा की 50 लड़कियों और 70 लड़कों ने मिलकर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। यदि 40% लड़कियों तथा 50% लड़कों ने इसमें भाग लिया और लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया? ठीक है, कह रहे हैं कि किसी कक्षा के 50 गर्ल्स, 50 लड़कियां हैं, बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं 70। कह रहे हैं एक संगीत कार्यक्रम में भाग लिया, आयोजन किया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कियों ने भाग लिया, 40% का मतलब कितना हो गया? 20, और 50% का मतलब हो गया 35। ठीक, लड़कों ने भाग लिया तो लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया? तो 55 कुल भाग लिए और थी संख्या कितनी? 7 5 12 120 गुणित 100। ठीक है, ध्यान देना, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको 45.8 के आसपास आएगा, यानी 46% लगभग। ये आंसर डी आपका सही है। समझो बात को, कह रहे हैं कि किसी क्लास में 50 लड़कियां और 70 लड़के हैं, एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 40% लड़कियों ने, 50% लड़कों ने भाग लिया। तो 50 का 40% 20 लड़कियों ने भाग लिया और 70 का 50% यानी 35 लड़कों ने भाग लिया। यानी कुल कितने? 55 ने भाग लिया। संख्या टोटल 120 लड़के लड़की मिला के, और 55 ने प्रतिभाग किया, पार्टिसिपेंट्स थे। तो कितने परसेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया? तो लगभग 46% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है,
सिलेक्शन गुरुजी के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर सवालों के साथ मुलाकात होगी आपसे, हम होंगे, आप होंगे और ये हमारे बीच सवाल होंगे। इन सवालों को सॉल्व करेंगे, इनसे परिचित होंगे और कांस्टेबल लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लेवल के जो एक क्वेश्चन हो सकते हैं, हम वही क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम समंदर में तैरने में चले जाएं, एग्जाम देना है, कांस्टेबल लेवल का तैयारी कर रहे हैं किसी और लेवल की, तो वो एक दिक्कत की बात होती है। तो कल फिर मुलाकात होगी कांस्टेबल लेवल के कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।